गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पॉलिटी के पार्ट 1 का रिवीजन करेंगे जिसमें 4 आर्टिकल हैं। क्या है हमारा पार्ट 1? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें 4 आर्टिकल हैं 1 से 4 तक। तो पहला आर्टिकल देखते हैं, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। देखो भैया, आर्टिकल 1 क्या बोलता है? इंडिया को एज ए भारत भी बोलता है। सिंपल सी बात बताऊं, इसके पीछे ये इंडिया और भारत का दोनों का लॉजिक क्या है, क्यों बोला जाता है? कुछ पक्ष थे आजादी से पहले जब नाम दिया जा रहा था कि भाई कुछ तो बोले इंडिया मॉडर्न नाम रखा जाए, कुछ बोले नहीं भारत ही रखा जाएगा, तो दोनों ही रख दिए। सिंपल सी बात इतनी समझ लो। उसके बाद क्या है कि भाई इंडिया या भारत क्या है, ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो ये है हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स। भाई भारत और इंडिया की डेफिनेशन क्या है अगर कोई पूछे तो यूनियन ऑफ द स्टेट्स। भाई सारे स्टेट्स को मिला के हमारा भारत बना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये जैसे यूएस में था फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब जो भी स्टेट्स थे वो अपनी अपनी मर्जी से आए और उन्होंने भाई बोला कि हमें हमें ऐड कर लो। ऐसे नहीं है। अगर ये यहाँ पे जो हमारे प्रोविंसेस थे ये ना भी मना भी करते तो भी वो मर्ज होने थे। उसके बाद इसी में ये टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है? देखो भाई, अगर हम बात करें कि भाई जो भी स्टेट है अगर ये अलग होना चाहे तो क्या हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, चाहे इन्होंने एग्रीमेंट क्यों ना कर रखा हो। जितने भी स्टेट हैं, जितने भी आजादी से पहले प्रोविंस थे, राजा महाराजाओं ने एग्रीमेंट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी कोई स्टेट बोले उठ के कि भाई मुझे अलग होना है, मुझे तो अलग कंट्री बनना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट को राइट ही नहीं है वो हमारे देश से अलग हो जाए। उसके बाद है टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ दी स्टेट्स में क्या है? अब इतना बड़ा देश है, इतना ज्यादा एरिया है, तो उसको टेरिटरी ऑफ स्टेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, वरना पूरे इतने ज्यादा एरिया को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? भाई इतने सारे स्टेट हैं वो अच्छे से अपना अपना एरिया मैनेज करते हैं। उसके बाद है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी किसके अंडर में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। और उसके बाद है टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। देखो ये वो टेरिटरी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, जैसे कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। ये आगे मैं आपको बताऊंगा, आर्टिकल 3 या 4 में है, कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन इसमें सिर्फ इतना जान लो कि जो वो टेरिटरी जो जैसे अक्साई चीन हो गया, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, और भी कोई छोटे छोटे आइलैंड होंगे जो इंडिया के भाई प्लान्स हैं इन फ्यूचर, वो उसको एक्वायर कर सकती है, तो वो भी क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाई जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 2 एडमिशंस और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट को स्टैब्लिश करना। देखो भाई, 2 आर्टिकल में ये है पार्लियामेंट के पास पावर है, न्यू स्टेट बना सकती है और किसी एरिया को अपने एरिया में मिला सकती है। भाई जो अभी नहीं है, जो एरिया जैसे कि पीओके हो गया या कोई और ऐसा एरिया, उसको पार्लियामेंट अपनी टेरिटरी में मिला सकती है, अपने इंडिया की टेरिटरी में मिला सकती है। मतलब कैसे? जैसे भाई बलूचिस्तान हो गया, और सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो जैसे ऑक्यूपेशन है, अब पीओके है, पीओके को बिल्कुल हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कब कब्जा कर लेगी? जब भी कब्जा करेगी, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, उसको भाई स्टेट घोषित करे, यूटी घोषित करे, वो अलग चीज है। उसके बाद भाई कोई बाहर की कंट्री है, कोई आइलैंड है, उसको खरीद भी सकती है। जैसे अमेरिका ने रशिया से अलास्का खरीदा था, है ना, वैसे ही इंडिया कुछ एरिया अगर उसको भाई खरीदना, कोई कंट्री बेच रही है तो वो खरीद भी सकती है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको भी अपनी यूटी या स्टेट घोषित कर सकती है, भाई स्टैब्लिशमेंट या एडमिशन। उसके बाद कोई एरिया जैसे कि बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, वहां के लोग अगर भाई इंडिया को ज्वाइन करना चाहें अपने एरिया को, भाई वो कहते हैं भाई यहाँ पे वोटिंग हो और हम वोटिंग के बाद हम इंडिया को एज ए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है किसी बाहर की कंट्री को भाई उसका एरिया बाय करना, लैंड या ऑक्यूपेशन करना, या फिर भाई कहीं पे कुछ एरिया लोग जो रह रहे हैं वो चाहते हैं कि भाई हम इंडियन टेरिटरी में, इंडिया में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो वो भी ज्वाइन करवा सकती है पार्लियामेंट। बेसिक तो यही था इस आर्टिकल में कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। उसके बाद है आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग इट्स। आर्टिकल 3 में क्या है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, उनकी बाउंड्री में चेंज करना, उनको बदलना। अब जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या है, यूनियन टेरिटरी घोषित किया हुआ है, अभी तो उसको स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया गया है, तो ये आर्टिकल 3 के थ्रू हुआ है। दूसरा क्या है भाई, 2 कंडीशन होती हैं जब ऐसा कुछ काम करते हैं ना, फॉर्मेशन और न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन। भाई एरिया, भाई टेरिटरी है उसको कम कर रहे हैं, या कोई नया स्टेट एरिया हटा के मतलब दूसरे स्टेट से उसको नया स्टेट का नाम दे रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, या बाउंड्री में भाई कुछ कम ज्यादा करें, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एरिया है, उसकी जो टेरिटरी है उसको अलग अलग कर दिया गया है, कितना क्या, तो इसकी 2 कंडीशन होती हैं। जब ऐसा कुछ करते हैं ना, रीएडजस्टमेंट करते हैं टेरिटरी को, ये सब करने के लिए बिल लेके आना होता है, और वो जो बिल लेके आना होता है ना, वो बिना प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन, उसके बात किए बिना, प्रेसिडेंट से बात किए बिना उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मीन्स जो प्रेसिडेंट साहब है उनकी प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए। ये जब काम कर रहे होते हैं, अल्टरेशन कर रहे हैं, ठीक है, न्यू स्टेट बना रहे हैं या फॉर्मेशन कर रहे हैं,
तो ऐसे काम के लिए प्रेसिडेंट साहब का प्रायर रिकमेंडेशन होना जरूरी है, उससे पहले इंट्रोड्यूस करने से पहले, बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। दूसरी कंडीशन क्या है, किसी स्टेट को 2 या 3 पार्ट में बदल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं भाई, जो भी उसकी टेरिटरी में चेंज कर रहे हैं, तो जिस स्टेट पे उसका इफेक्ट आ रहा है तो उस स्टेट के लेजिस्लेचर के पास उस बिल को रेफर करना होगा, और स्टेट लेजिस्लेचर को टाइम दिया जाता है कि आपको जो भी इस इतने टाइम में रिकमेंडेशन देना आप दीजिए। बात बताऊं इसमें यह है कि चाहे बेशक उनको भाई स्टेट लेजिस्लेचर में उस बिल को भेजा जाता है, लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेचर कुछ भी रिकमेंडेशन करता भी है ना, और स्टेट सेंटर को अगर ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो वो अपने मर्जी से वो काम कर सकती है। के बाद आर्टिकल 4, लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 or 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental incidental and consequential matters। हमने आर्टिकल 1, 2, 3 पढ़ा, इसमें जो भी हमने पढ़ा टेरिटरी को लेके चेंज करना है, अल्ट्रेशन करना है, न्यू स्टेट बनाना है, भाई लॉ लेके आना होता है पार्लियामेंट में, उसके लिए भी प्रायर रिकमेंडेशन किसका चाहिए होता है, प्रेसिडेंट साहब। अब यहाँ पे 4th आर्टिकल कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368। तो भैया अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा तो कब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा, जब इंडिया अपनी लैंड किसी को दे रहा होता है, तब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है। तो जो भी ये काम हो रहे हैं, न्यू स्टेट फॉर्मेशन, कुछ कम किया जा रहा है, किसी की टेरिटरी को कम किया जा रहा है, किसी को स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो ये सारे काम ये जो भी हो रहे हैं, इनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानोगे, इनसे रिलेटेड जो भी लॉ लेके आओगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा अंडर आर्टिकल 368। ये बात बोल रहा है हमारा आर्टिकल 4। तो यार मैंने बताने की कोशिश की है, चारों आर्टिकल ठीक ठाक, होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।